हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में करेंगे हम परसेंटेज के जो बचे हुए हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे, और इन क्वेश्चंस को करने के बाद जो अगली क्लास होगी हमारी वो होगी मेंसुरेशन यानी क्षेत्र मिति की, जिससे हर बार दो क्वेश्चंस तो कन्फर्म है या एक तो आएगा, तो उसको करेंगे अगली क्लास में। तो चलिए इन क्वेश्चंस को करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज्ड बाई 25%, then why how much percent should consumption increase so that expenditure remains same? चीनी की कीमत में 25% की कमी आई है तो उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए ताकि व्यय समान रहे। देखिए यहाँ पे बोला कि व्यय समान रहे। अब व्यय समान रहे तो एक कंडीशन होती है, हमें पता कि प्राइस इनटू कंजप्शन होता है हमारा एक्सपेंडिचर के बराबर। तो यहाँ पे बोला कि व्यय जो है वो सेम रहना चाहिए, यानी पहले 1 था तो अब भी क्या रहेगा, 1 नहीं रहेगा। इसको हम 2 मेथड से कर सकते हैं। पहला मेथड हमारा रेशो मेथड, तो रेशो मेथड से करते हैं इसको। तो क्या बोला इन्होंने, यहाँ पे आएगा हमारा प्राइस, यहाँ पे आएगा कंजप्शन और यहाँ पे आएगा एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे एक्सपेंडिचर सेम बोला तो पहले 1 था तो अब भी क्या रहेगा, 1 रहेगा। सेम बोला होगा तो आपने 1 ही लेना है इधर। अब बोला कि प्राइस को इंक्रीज किया 25%, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। सॉरी डिक्रीज किया है, कम किया है, 25% की कमी आई है। डिक्रीज किया ये होता है ओरिजिनल नंबर और ये होता है हमारा इंक्रीज या डिक्रीज। तो इसमें डिक्रीज बोला तो इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 से 3 हो गया। अब यहाँ पे सेम है तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे भी सेम करने के लिए 3 से 4 करना पड़ेगा। यहाँ पे अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 12 आएगा, यहाँ पे भी 12, तो सेम हो जाएगा एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे क्या किया हमने, 4 से 3 था तो 3 से 4 हो जाएगा। इस हर केस में ऐसे होगा। तो 3 से 4 हुआ तो कितना, इनके बीच में एक का इंक्रीज हुआ, रीजनल वैल्यू क्या थी हमारी 3, और इनटू में 100 परसेंटेज चेंज के लिए। और 1/3 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 33.33%। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 33.33%। व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन एरिया? ये भी वैसे ही है जैसे उसमें था, प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। यहाँ पे होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया, ये होगा रेक्टेंगल के केस में। इन्होंने बोला कि आयत की लंबाई जो 20% बढ़ जाती है, यानी 20% लंबाई को इंक्रीज कर दिया है। और जो हमारी चौड़ाई ये ब्रेड्थ है हमारी, वो कितनी 33.33% बढ़ गई। तो इसमें भी वही रेशो मेथड लगा देंगे हम, लेकिन इसमें क्या सेम या कुछ भी नहीं बोला। इन्होंने बोला कि एरिया में कितना चेंज आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लेंथ, यहाँ पे आएगा हमारा ब्रेड्थ और यहाँ पे आएगा एरिया। लेंथ में इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। अब बोला है इंक्रीज बोला है इन्होंने, बढ़ जाती है तो 5 से कितनी हो जाएगी, 1 इंक्रीज हुई है तो 6 हो जाएगी। इसकी होती है 1/3। इसमें क्या बोला है, इंक्रीज्ड, चौड़ाई बढ़ जाती है। तो यहाँ पे 3 था, 1 का इंक्रीज हो गया तो 3 से 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से 15 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 24। तो यहाँ पे कितना गैप आ रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है, 9 इंक्रीज हो रहा है। पहले क्या वैल्यू थी हमारी 15, तो इसको परसेंटेज वैल्यू निकाल लेंगे, ये जाएगा 3 और ये 5। तो ये हमारी फ्रैक्शन वैल्यू किसकी होती है, 3/5, ये होती है हमारी 60% की। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा बी, राइट आंसर। अगर इसको आप दूसरे तरीके से करना चाहते हैं तो इन्होंने बोला लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया। लेंथ का इंक्रीज हो रहा है 20% का, यानी पहले 5 थी अब कितनी हो गई, 6/5। ब्रेड्थ कितनी हो गई, 1/3 थी, यानी 3 थी पहले, अब 1 इंक्रीज होगी तो 4, यानी 4/3। तो एरिया में कितना चेंज आएगा, तो ये जाएगा 2 से, तो ये हो जाएगा 8 और ये 5। मैंने बोला ये ओरिजिनल नंबर होता है और ये जो है न्यू नंबर होता है, ये होता है न्यू नंबर। तो इसमें कितने का गैप आ रहा है, 3 का इंक्रीज हो रहा है। और कितनी थी ओरिजिनल वैल्यू, 5, इंटू में 100 करेंगे तो 3/5 की वैल्यू फिर से
60%। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाई 69%, देन व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन रेडियस। हमें पता कि सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू होती है कांस्टेंट, तो इसको हम नहीं लेंगे। अब किस पे डिपेंड करेगा, अगर बढ़ाएंगे घटाएंगे किसको, रेडियस को घटाएंगे, तो इस पे डिपेंड करेगा कि वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो इन्होंने बोला कि एरिया इंक्रीज कर गया। अब एरिया की वैल्यू दे दी हमें कि पहले था मान लो 100, अब 69 इंक्रीज हो गया तो अब हो गया है 169। इस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है तो इसका स्क्वायर रूट कर देंगे हम रेडियस निकालने के लिए। जब भी एरिया में चेंज दे दिया होगा तो हम क्या कर देंगे, रेडियस का स्क्वायर रूट कर देंगे। अब हमें पता है 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10, यानी 10 का स्क्वायर होता है 100 और 169 होता है 13 का। तो 10 से 13 कितने का इंक्रीज हुआ है, 3 का इंक्रीज हुआ है, यानी पहले था 10 और 3 का इंक्रीज हो गया, तो टोटल इंक्रीज इन परसेंटेज हो जाएगा हमारा 30%। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40% ऑफ पीपल रीड न्यूज़पेपर एक्स, 50% रीड न्यूज़पेपर वाई एंड 10% रीड बोथ द पेपर्स। व्हाट परसेंट ऑफ पीपल रीड नाइदर न्यूज़पेपर। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि टोटल कितने न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। इसको भी पहले हम करते हैं वेन डायग्राम से। अब इन्होंने बोला कि 40% करते हैं एक्स को और 50% करते हैं वाई को। ये आ गया हमारा एक्स और ये आ गया वाई। अब बोला कि जो ये हमारे एक्स वाले हैं वो कितने हैं, एक्स वाले हमारे 40% और वाई वाले हमारे 50%। ये वाई हमारा, तो ये आगे 50% और बोला कि 10% रीड बोथ द पेपर्स, यानी ये आगे जो हमारा इंटरसेक्शन होता है ये बीच में, इसका मतलब कि दोनों यानी एक्स भी पढ़ते हैं और वाई भी पढ़ते हैं। और ये जो पूरी बाकी वैल्यू बच गई ये होगी हमारे टोटल इस बॉक्स की वैल्यू होगी आपकी 100%। अब ये जो बच गई ये कुछ भी नहीं पढ़ते होंगे, ना एक्स ना वाई। तो यहाँ से इसको कैसे करेंगे हम देखेंगे कि टोटल पढ़ते कितने हैं। 40 यहाँ पे हो गए, 50 यहाँ पे, लेकिन 10 जो वो दोनों को पढ़ते हैं तो इसको माइनस करना पड़ेगा। 40 प्लस 50 माइनस 10, ये हो गए 90 माइनस 10 यानी 80। अब 80% जो हमारे क्या करते हैं न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। इन्होंने क्या पूछा है, 40% व्यक्ति समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं, 50% समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं, 10% दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। कितने प्रतिशत लोग ना तो अखबार नहीं पढ़ते हैं, मतलब तो 80% तो अखबार पढ़ते हैं। अब कितने बच गए, टोटल मैंने बोला 100 है, 80 पढ़ते हैं तो कितने बच गए अब 20%। तो हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देयर आर 600 बॉयज इन हॉस्टल, ईच प्लेज आइदर हॉकी और फुटबॉल और बोथ। इफ 75% प्ले हॉकी एंड 45% प्ले फुटबॉल, हाउ मैनी प्ले बोथ। एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, प्रत्येक या तो हॉकी या तो फुटबॉल या दोनों खेलता है। यदि 75% हॉकी खेलते हैं और 45% फुटबॉल खेलते हैं तो कितने लोग दोनों खेलते हैं, दोनों बताने हैं हमने। ये तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इजीली हो जाएगा ये। इसमें क्या करना है आपने देखना है कि हॉकी कितना है हमारा, हॉकी हमारा 75% और फुटबॉल है हमारा 45%। और मैंने बोला टोटल कितना हो सकता है हमारा 100%। इन दोनों को जोड़ना है आपने, इन दोनों को जोड़ा आपने तो कितना हो गया 120। अब कितना एक्स्ट्रा, ये जितना एक्स्ट्रा होगा मतलब दोनों उस चीज़ को जितने भी एक्स्ट्रा होगा ये वो उसका मतलब होगा कि वो दोनों चीज़ कर रहे हैं, यानी दोनों को खेल रहे हैं, हॉकी को भी खेल रहे हैं और फुटबॉल को भी खेल रहे हैं। यानी कितने खेल रहे हैं 20% खेल रहे हैं, हॉकी को भी और फुटबॉल को भी। और टोटल कितने 600। और टोटल किसकी वैल्यू होती है 100% की, हमने निकालनी 20% की। तो ये 2 0 से जाएगा और 6 2 12 यानी डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा 120।
अगर वेन डायग्राम से करना है तो पिछले वाले की तरह हो जाएगा ये भी, और अगर फॉर्मूले से करना है तो उससे भी हो जाएगा। फॉर्मूले से कैसे होगा ये, इसका फॉर्मूला होता है एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब यूनियन होता है हमारा टोटल कितने बच्चे हैं, टोटल थे हमारे मान लो 100%। अब बोला ए को मान लो आप हॉकी कितने कर रहे थे 75%। बी को मान लो आप फुटबॉल कितने कर रहे थे 45%। और ये हमने निकालना है, इसका मतलब होता है दोनों, बोथ। इसका मतलब होता है बोथ। अब हमें निकालना है ये, तो क्या करना पड़ेगा 100% इधर आएगा, इन दोनों को प्लस किया कितना आ गया ये 120% माइनस एन एच इंटरसेक्शन बी, सॉरी एच इंटरसेक्शन एफ। तो ये वाला माइनस का उस साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा 120। ये वाला इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 20% आ जाएगा यहाँ से। अब 20% की वैल्यू आपने 20% की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, कितनी आई, ये 20% की वैल्यू आई हमारी 120, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन स्पेंड्स 35% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 25% ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन एंड 80% ऑफ द रिमेनिंग ऑन हाउस रेंट, वट परसेंट ऑफ इनकम ही इज लेफ्ट विद। एक व्यक्ति अपनी आय का 35% भोजन पर, 25% बच्चों की शिक्षा पर और शेष जो बच गया, इन दोनों को खर्चने के बाद जो शेष बच गया उसके पास उसका 80% घर के किराए पर खर्च करता है। उसके पास आय का कितना प्रतिशत, अब कितना बचा होगा उसके पास टोटल। तो देखिए भोजन पे यानी फूड पे कितना कर रहा है वो 35, और चिल्ड्रन एजुकेशन पे कर रहा है वो 25%। ये हो गया हमारा 60%। टोटल है हमारा, टोटल इनकम जो उसकी वो है 100। अब इसका डिफरेंस देखेंगे कितना आ जाएगा हमारा 40% का, यानी अब इसके बाद जो है वो 40 बची उसके पास, रिमेनिंग 40%। अब बोला कि शेष का 80% घर के किराए पर खर्च करता है, शेष ये बचा हमारे पास 40%। अब इसका 80% निकालना हमने, तो 40 का 80% निकालेंगे तो वो आ जाएगा 32, यानी 32 जो वो रेंट दे देता है। अब इसमें से भी 32 चला गया तो कितना बचा इसके बाद 8%, और वही हमारा आंसर होगा। और अगर एक और तरीके से करना है तो इसको कर सकते हैं कि टोटल मान लो, टोटल है हमारे पास 100%। अब 100 का इन्होंने बोला है 35 और प्लस 25 तो खर्च कर देता है वो, यानी 60 कर देता है, ठीक है। तो 60% इसमें कितना होता है, 60% खर्च कर दिए तो कितना बचा 40%, और 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। अब उसके बाद जो बचा है उसका भी 80% खर्च कर देता है, यानी 4/5 खर्च कर देता है। अब 4 खर्च कर दिए, टोटल 5 है तो कितना बचा 1/5 बचा, तो इंटू 1/5। अब ये जाएगा 20 से और ये जाएगा 4 से, तो ये जाएगा 8%, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फ्रेश ग्रेप्स कंटेन 80% वाटर। इस क्वेश्चन से पहले हम क्या करेंगे, 2 इसके बेसिक वाले क्वेश्चन करेंगे। तो क्या होता है कि फ्रेश फ्रूट्स जो होते हैं हमारे, कुछ फ्रूट्स होते हैं उसमें क्या होता है वाटर होता है, जैसे ग्रेप्स होते हैं उसमें होता है वाटर। अगर आप उसको सुखाओगे तो क्या बोलते हैं, वाटर जो वो सूख जाएगा और उसका वेट थोड़ा और कम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो फ्रेश ग्रेप्स हैं, मान लो फ्रेश ग्रेप्स हैं, उसमें क्या है 75% वाटर है। और ड्राइड ग्रेप्स हैं हमारे पास, ड्राई सूखे हुए, उसमें जो 25% वाटर है। अब यहाँ पे मैंने बोला कोई भी चीज़ होगी वो 100% होगी।
अब फ्रूट है उसका 100% होगा। अब 100 में से 75 जो है उसमें क्या है, वाटर है। और जो 25% बचा होगा वो ग्रेप्स का मटेरियल होगा, बाकी जो होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं पल्प बोलते हैं। तो 25% हो जाएगा हमारे पास पल्प, और यहाँ पे 25% वाटर है तो 75 के हो जाएगा हमारे पास पल्प। 100 में से माइनस किए ना इसको 25 को, तो 75 आ गया। अब क्या होता है कि जो पल्प का परसेंटेज होता है और टोटल वेट होता है हमारा फ्रूट का, उसको जब मल्टीप्लाई करते हैं हम तो हमें क्या मिलता है, टोटल इसका मिलता है पल्प का कितना वेट होगा। तो पल्प का परसेंटेज कितना है यहाँ पे 25। पहले हम लिख लेते हैं फ्रेश और ड्राई। फ्रेश में कितना है, ड्राई में कितना है। फ्रेश और यहाँ पे लिख लेते हैं ड्राई, यहाँ पे लिख लेते हैं पल्प का परसेंटेज, और यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल वेट। पल्प का परसेंटेज फ्रेश में हमारा 25%, ये वाला 25। ड्राई में हमारा कितना पल्प का परसेंटेज है 75। आपने सिर्फ पल्प का ही देखना है, वाटर का यूज़ नहीं करना है यहाँ पे। तो कितना 75, इसका रेशो लेना है। तो ये 25 1 25 और 25 थे यहाँ 75, तो 1:3 आ गया हमारे पास। अब जो टोटल वेट का रेशो होगा ना वो इसका उल्टा होगा, यानी 1 3 है तो यहाँ पे आएगा 3 और 1। अब इन्होंने बोला है यहाँ पे कि ड्राइड ग्रेप्स में मान लो कितना 20 kg मान लो, क्वेश्चन में दिया होगा आपको कि ड्राई में वेट जो है वो 20 kg है पल्प का, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेप्स का टोटल वेट जो है वो 20 kg है। तो यहाँ पे एक की वैल्यू ड्राई वाला ये आ गया, और ड्राई में टोटल वेट ये है, और इसके सामने ड्राई में क्या है 1 है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास है 20। और हमें चाहिए, हमसे पूछा है फ्रेश ग्रेप्स में टोटल वेट कितना था, तो ये आ गया 3 की वैल्यू पूछी हमें। तो 1 की वैल्यू 20 है तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 3 × 20 यानी 60 kg। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आएगा अगर आएगा तो। एक और देखते हैं, इसमें मान लो फ्रेश में हमें दिया है मान लो 80% वाटर, और ड्राई में दिया हमें 10% वाटर। तो यहाँ पे पल्प कितना हो जाएगा, पल्प हो जाएगा यहाँ पे 20, पल्प हो जाएगा यहाँ पे 20, और यहाँ पे 10% वाटर है तो कितना बच गया 90, तो पल्प हो जाएगा यहाँ पे 90। अब फिर से वही करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे फ्रेश, यहाँ पे लिखेंगे ड्राई, यहाँ पे लिखेंगे पल्प का परसेंटेज, यहाँ पे लिखेंगे टोटल वेट, और जो जो दिए वो लिख देंगे। पल्प का परसेंटेज कितना है फ्रेश में 20, ड्राई में कितना है 90, और मैंने बोला कि टोटल वेट का रेशो उल्टा होगा 9 और 2। और क्या दिया होगा क्वेश्चन में, टोटल वेट दिया होगा, या तो ड्राई वाले का दिया होगा या तो फ्रेश वाले का दिया होगा, किसी एक का दिया होगा। तो मान लो ड्राई का दिया हमें 250 kg। ये बोल रहे हैं कि ड्राई ग्रेप्स जो है वो 250 किलोग्राम है। तो फ्रेश ग्रेप्स कितने होंगे, मतलब जब पानी नहीं सूखा होगा, पानी सूखने के बाद 250 kg जो हमारे पास पल्प है, तो जब पानी नहीं सूखा होगा तो कितने होंगे, टोटल वेट कितना होगा 9। अगर 2 की वैल्यू 250 है तो 9 की वैल्यू कितनी होगी, 9 × 250 कर देंगे हम, और हमें पता है ये कितना होता है, 2 की वैल्यू नहीं है तो ये आ जाएगा 125, और ये आ जाएगा हमारा 25 और 11-25 kg आ जाएगा। तो ये पूछा होगा, ये तो फ्रेश का पूछा होगा या ड्राई का पूछा होगा। जैसे इसमें पूछा हमारे से फ्रेश का, पिछले में फ्रेश का ही पूछा था, कभी फ्रेश का दे देंगे और ड्राई का पूछ लेंगे, कभी ड्राई का देंगे फ्रेश का पूछ लेंगे, कभी हो सकता है परसेंटेज पूछ लें। तो क्वेश्चन करते हैं, जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे रखा है, फ्रेश ग्रेप्स कंटेन 80% वाटर इफ 50 kg ऑफ दोज ग्रेप्स आर ड्राइड टिल द वेट बिकम्स 40 kg, व्हाट % ऑफ दीज ग्रेप्स आर वाटर। ताजे अंगूर में 80% पानी होता है, यदि उन अंगूरों में से 50 किलो को
तब तक सुखाया जाता है जब तक कि उनका वजन 40 किलो ना हो जाए। तो इन अंगूरों में कितने प्रतिशत पानी है? अब हमें क्या दे दिया है, 50 और 40। पहले हमने लिख लेना कि क्या क्या इस क्वेश्चन में यूज होगा हमारे पास। हमारा जो मैंने आपको बताया है, इसका पैटर्न जो बताया है, यहाँ पे लिखेंगे हम फ्रेश, यहाँ पे लिखेंगे ड्राई, और यहाँ पे आ जाएगा आपका पल्प का परसेंटेज, और यहाँ पे आ जाएगा टोटल वेट। जो जो दिया वो लिख लेंगे। बोला 50 किलो, यदि उन अंगूरों में से 50 किलो को तब तक सुखाया जाता है, यानी फ्रेश की बात कर रहे हैं, फ्रेश को सुखाएंगे ना, तो 50 किलो फ्रेश के टोटल वेट की बात की, जब तक कि उनका वजन 40 किलो ना हो जाए। 40 किलो ना हो जाए मतलब सूख के कितना हो गया ड्राई में, ये ड्राई वाला, तो ड्राई के नीचे आ जाएगा 40 kg। 40 रेशो आ गया इनका 5 और 4 का। मैंने बोला जो रेशो इधर आएगा उसका उल्टा ऊपर होगा, यानी यहाँ पे होगा 4 और 5, तो 4 और 5 हो गया। अब बोला कि फ्रेश ग्रेप्स में, फ्रेश में वाटर जो है वो 80% है, तो पल्प कितना होगा, 80% है, तो पल्प 20% हो जाएगा। यानी फ्रेश ग्रेप्स में पल्प की वैल्यू 20 होनी चाहिए। यहाँ पे कितनी दी है 4, यानी 4 की वैल्यू हमारी 20% है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से एक की वैल्यू हो जाएगी 5%। और हमें किसकी पूछी है, वट % ऑफ दीज ग्रेप्स आर वाटर की, तो इन अंगूरों में से कितने प्रतिशत पानी है, कि ड्राई ग्रेप्स में 40 किलो ना हो जाए तो इन अंगूरों में कितने प्रतिशत पानी है। जब 40 किलो है तो उसमें कितने % पानी है, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 25%। एक की वैल्यू 5%, 5 की वैल्यू 25%। अब ये किसकी आई है, पल्प की आई है ये, कि सूखे ग्रेप्स में, सूखे अंगूरों में पल्प की कितनी वैल्यू है 25% है। हमसे किसकी पूछी है, वाटर की। टोटल है 100 और 25 हमारे पास पल्प है, तो यहाँ पे कितने बच गई ये 75%। तो आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A scored 30% marks and failed by 15 marks. B scored 40% marks and obtained 35 marks more than those required to pass. The pass percent is: A ने 30% अंक प्राप्त किए और 15% अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। B ने 40% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक से 35 अंक अधिक प्राप्त किए। पास प्रतिशत क्या है? तो जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला वैसे करेंगे हम। पहले लिख लेंगे हम एक नंबर लाइन बना लेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे है पास वाली लाइन, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं पास, यहाँ पे होंगे पास। बोला ए स्कोर्ड, यहाँ पे कहीं ए है, और उसके बाद बी फेल हो गया ए, यानी इस साइड मान लो, इस साइड फेल और इस साइड पास हो जाएंगे, ठीक है, इस साइड को जा रही है लाइन ये। अब बोला कि बी जो वो पास हो गया है 40% मार्क्स स्कोर किए, 35 ज़्यादा पास होने से, तो यहाँ पे कहीं होगा बी। अब बोला ए के कितने मार्क्स कम है पास होने से, ए ने स्कोर किए हैं 30% और ए के कितने कम है, मतलब कितने और चाहिए कि वो यहाँ तक पहुँच जाए, यानी 15 चाहिए उसको। बी ने स्कोर किए हमारे 40% और कितने ज़्यादा हैं उसके ज़्यादा हमारे पास 35। तो ये आ गया ए का और ये आ गया बी का, कितने कितने स्कोर किए हैं उन्होंने। अब उसके बाद यहाँ पे 15 चाहिए और पास हो जाएगा वो, यहाँ पे 35, मतलब टोटल यहाँ पे कितने का गैप आ रहा है 10% का। और मार्क्स में कितने का आ रहा है 15 यहाँ पे बड़ा और 35 यहाँ पे बड़ा, तो मार्क्स में आ रहा है हमारा 50 का। 50 का गैप आ गया, यानी 10% की वैल्यू हमें मिल गई। 50 मार्क्स है, 10% की वैल्यू। हमसे पूछा पास % कितना होगा, तो हमें परसेंटेज तो पता नहीं पास की कितनी है, तो मार्क्स यानी 15 मार्क्स की कितनी % होगी। 10% की वैल्यू है 50 मार्क्स। हमें पूछी है कितने 15 मार्क्स की पूछी है हमें,
यहाँ पे 15 मार्क्स यानी इतने % ऐड करेंगे तो वो पास हो जाएगा। तो 50 आ गई। यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं हम, 10% कितने की वैल्यू हमारे पास है 50 मार्क्स की, और हमें किसकी पता करनी है, मार्क्स की, 15 मार्क्स की पता करनी है। तो ये कट जाएगा, 5 3 = 15 यानी 3%। इसमें 3 ऐड करेंगे, 15% किसकी वैल्यू हो जाएगी 3% की, 15 मार्क्स सॉरी 3% की। अगर ए 3% मार्क्स और ले लेगा तो पास हो जाएगा, यानी 30 में 3 जोड़ेंगे हम, 30 में 3 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 33%। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 50% ऑफ x माइनस y इज इक्वल टू 30% ऑफ x प्लस वाई, देन व्हाट % ऑफ x इज y। यदि x माइनस y का 50% है x प्लस वाई के 30% के बराबर, तो x का कितना प्रतिशत y है। इसमें तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे इसको लिखना भी नहीं है, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है इसको, मतलब एक स्टेप में हो जाएगा। जैसे आपने क्या करना है, जब भी पेपर में आएगा क्वेश्चन तो परसेंटेज से डायरेक्ट परसेंटेज काट देनी है, ये वाली दोनों कट हो गए, ऑफ से ऑफ ये भी किया, और यहाँ पे सॉरी ऑफ से ऑफ नहीं जाएगा, ये तो मल्टीप्लाई होगा ना, 0 से 0 जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 5x माइनस वाई, और यहाँ पे आएगा 3x प्लस वाई। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद करेंगे x माइनस वाई को एक साइड रहने देंगे, x प्लस वाई को दूसरी साइड ले आएंगे। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में। यहाँ पे 3 है और ये भी उस साइड चला गया तो आ गया 5। इसके बाद 2 मेथड हैं, ये तो बेसिक से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, या तो क्या कर सकते हैं, अगर x की वैल्यू निकालनी है तो आप इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी 3 + 5/2 कर देंगे। अगर आपको y की निकालनी है तो इन दोनों को माइनस कर देंगे नीचे वाले से, तो 5 - 3 कितना आ जाएगा, 5 - 3/2। x की वैल्यू निकालेंगे तो 5 + 3/2, और y की वैल्यू निकालेंगे जो इस साइड है, राइट साइड है, तो इस केस में क्या करेंगे, जिसके साथ माइनस लगा तो इसमें माइनस करेंगे, 5 - 3/2, ये आ जाएगा 8/2, ये आ जाएगा 2/2। इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी 4, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। यहाँ से हमें क्या मिल गया, x की वैल्यू मिल गई 4 और y की वैल्यू मिल गई 1। अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो इन्होंने बोला देन व्हाट % ऑफ x इज y, x का कितना प्रतिशत y है। अब y का पूछा कि कितना प्रतिशत है, तो y को ऊपर लिखेंगे, और x के संदर्भ में पूछा तो x को नीचे रखेंगे फ्रैक्शन में, इनटू 100 करेंगे, और 1/4 हमें पता है कितने की वैल्यू होती है 25% की। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20% ऑफ ए, इसको भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे 20% ऑफ ए, जैसे पिछले वाला किया, 50% ऑफ बी। परसेंट से परसेंट गया और 0 से 0 गया, 2a आ गया हमारा 5b के बराबर। यहाँ से a/b आ जाएगा 5/2, या फिर हमें ये पता कि जो इसके साथ होता है वो दूसरे की वैल्यू होती है, यानी इसके साथ 2 है तो ये b की वैल्यू होगी, और इसके साथ 5 है तो ये a की वैल्यू होगी। तो a की वैल्यू यहाँ से आ गई 5 और b की वैल्यू आ गई, यहाँ पे कितना 2 है, यहाँ पे 2, तो b की वैल्यू 2 आ गई, a की वैल्यू 5। हमसे पूछा व्हाट % ऑफ a से पूछा तो a की वैल्यू नीचे लिखेंगे, और पूछा b, a का कितना प्रतिशत b है, b कितना 2 है, और a के लिए पूछा तो a की वैल्यू नीचे आएगी, इनटू में 100 करेंगे, तो 2/5 किसकी वैल्यू होती है 40% की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 candidates fought an election, one of them got 62% of the total votes and won by 432 votes. What is the total number of votes polled?
2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, उनमें से एक को कुल मतों का 62% प्राप्त होता है और वह 432 मतों से जीतता है। डाले गए मतों की कुल संख्या क्या है? अब इसमें क्या करेंगे हम, इसका आंसर डायरेक्ट होगा हमारा 432/24 × 100, जो कि होगा हमारा 1800। ये इतनी जल्दी कैसे आएगा? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि गैप दिया हो हमें कि इतने वोट से जीता वो, तो एक का परसेंटेज वैल्यू तो दी होगी। अब आपने क्या करना है कि एक की परसेंटेज वैल्यू दी है और देखना कि उसको कितने वोट्स मिल रहे हैं, 62% मिल रहे हैं, और गैप दिया हमारे पास 432। अब ये किसकी वैल्यू, कितने परसेंट की वैल्यू होगी? ये यहाँ पे ये 62%, तो आपने देखना 50 से कितना ज़्यादा, ये 50 से कितना ज़्यादा, 50 प्लस यानी 12% करेंगे तो 62 मिलेगा, यानी 12 ज़्यादा है। 12 का डबल आपने यहाँ पे लिख देना है, तो वही 432 की वैल्यू होगी। 24% की वैल्यू यानी 432 होगी। हमसे पूछा टोटल वोट्स, और टोटल वोट्स हमें पता है कितने होते हैं, 100%, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जाएगा 6 4 जा 7 2, और ये जाएगा 18 से, 18 जो कि 72, तो ये जाएगा 1800, ऑप्शन सी। अगर दूसरे तरीके से करना है तो मान लो टोटल वोट्स है हमारे पास 100%, बोला एक को मिले 62 और बी के हमें बताए नहीं है, बी के नहीं बताए, लेकिन इसको 62 मिले तो 100 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 38 बी को मिले हैं। अब इनका गैप देखना है आपने, इनका गैप कितना आ रहा है, 24%, यानी इतने वोट ज़्यादा मिले होंगे उसको, ए को, ये ए है और ये बी है, तो बी को इतने वोट 24% ज़्यादा मिले, और इसकी वैल्यू कितनी दी है, 432, इतने वोटों से जीतता है वो। और हमें पूछा कि टोटल वोट कितने, यानी 100% की वैल्यू पूछी है टोटल वोट्स की, तो 432 इसकी 24 की आ जाएगी और 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि टोटल वोट की पूछी है, तो ये जाएगा हमारा 18 से गया था तो 1800, ऑप्शन सी। अब इसको क्यों किया हमने, क्योंकि अगर इसको 12% यहाँ पे कितना है, दोनों को अगर बराबर बराबर दें हम, 50-50 दें तब तो ठीक है। अगर इसको 51 कर दे तो इससे एक काम करना पड़ेगा, यानी इसका डबल ही होगा वो। जैसे मान लो ए और बी है, इसको 50% मिले, इसको 50% मिले, ठीक है। लेकिन किसी केस में क्या हुआ, बी को ए से मान लो 6% ज़्यादा मिले हैं, तो 6 कैसे मिलेंगे, इसको 3 ज़्यादा मिलेंगे और इसको 3 कम मिलेंगे। मान लो इसको मिले हैं 53 और इसको 3 कम मिलेंगे 50 में से, यानी 47। तभी हम क्या करते हैं, डबल करते हैं। तो जब भी आपको गैप दिया हो, मान जैसे इसमें था 62, तो 12 ज़्यादा था, 12 का डबल किया हमने 24 की वैल्यू दी थी हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इलेक्शन कैंडिडेट ए रिसीव्ड 60% ऑफ द टोटल वोट्स while candidate B received the remaining votes. If 1200 people voted in total, how many votes did candidate B receive? एक चुनाव में उम्मीदवार A को कुल मतों का 60% प्राप्त हुआ, जबकि उम्मीदवार B को शेष मत प्राप्त हुआ। यदि कुल 1200 व्यक्तियों ने मतदान किया तो उम्मीदवार B को कितने मत प्राप्त हुए? अब टोटल वोट होते हैं हमारे 100%, बोला A को कुल मतों का 60% मिला। अगर A को 60 मिला तो, और बोला B को शेष मत प्राप्त हुए, यानी 40 जो बचे वो B को मिले, तो ये आ गया A और ये आ गया B। अब इन्होंने बोला 1200 व्यक्तियों ने मतदान किया, यानी 100 की वैल्यू 1200, यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ गई 12। अब हमसे पूछा कि B को कितने मत प्राप्त हुए, यानी 40% की वैल्यू निकालनी। 1 की वैल्यू 12 है तो 40 × 12, 12 चौके 48, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग अ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कैंडिडेट C got 30% of the votes while candidate D got 50% and candidate E got the rest. If 24,000 votes were casted, how many votes did E received? एक जिला चुनाव के दौरान उम्मीदवार C को 30% वोट मिले, जबकि उम्मीदवार D को 50% और उम्मीदवार E को शेष मिले। अगर 24,000 वोट डाले गए, E को कितने मत प्राप्त हुए?
और बोला सी को, यहाँ पे लिखते हैं सी, यहाँ पे लिखते हैं डी, यहाँ पे लिखते हैं ई। सी को मिले 30%, डी को मिले 50 और बोला ई को बाकी मिले। टोटल होंगे फिर से हमारे 100%। अब इसको 30 मिले, इसको 50 मिले, टोटल हो गए 80 और बच कितने गए 20, यानी ई को मिले होंगे 20%। ठीक है, टोटल आ गए 24,000। अब यहाँ से डायरेक्ट काट दो, 1% की वैल्यू मिल जाएगी। एक की वैल्यू कितनी आ गई 240 आ गई। इन्होंने पूछा है कि ई को कितने मिले, ई को मिले 20%। एक की वैल्यू 240 और 20 की निकालनी है हमने, तो 240 इंटू 20 करेंगे तो 24 दूनी 48। एक ऑप्शन में है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ पर्सन स्पेंड्स 30% ऑफ हिज सैलरी ऑन रेंट एंड 20% ऑन ग्रोसरीज, ही इज लेफ्ट विद ₹5,000। वट इज द सैलरी ऑफ द पर्सन। यदि कोई व्यक्ति अपने वेतन का 30% किराए पर और 20% किराने के सामान पर खर्च करता है तो उसके पास 5,000 रुपये शेष रहते हैं। व्यक्ति का वेतन कितना है। अब बोला कितना रेंट पे करता है वो 30% और ग्रोसरीज पे करता है वो 20%। अब बोला कि उसके पास बच गए 5,000, लेफ्ट जो है वो 5,000 है। तो 30 और 20 कितना हो गया 50 और टोटल कितनी होगी उसकी सैलरी, टोटल सैलरी होगी उसकी 100%। 50 तो यहाँ चला गया, तो 50 खर्च कर दी, तो अब कितनी बची उसके पास, 100 में से 50 गई तो कितनी रह गई 50 रह गई, यानी लेफ्ट कितनी है 50 की वैल्यू दी है हमारे पास 5,000, यानी 5,000 आ गई 50 की वैल्यू। और पूछा कि सैलरी कितनी होगी उसकी, तो 100% होगी, यानी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा 10,000। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये, तो द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज बाई 10% पर एनम। वट इज द पॉपुलेशन ऑफ टाउन आफ्टर 2 years इफ प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 10,000। एक शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान संख्या 10,000 है तो 2 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी। इसको आप सक्सेसिव से भी कर सकते हैं और रेशियो से भी कर सकते हैं, दोनों एक ही बात है। पहले आपको पता होना चाहिए 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। ठीक है, यानी पहले थी 10 और 1 इंक्रीज हो गई है, जैसा यहाँ पे बोला होगा वही होगा इंक्रीज। अगर डिक्रीज बोला तो डिक्रीज होनी थी, यानी ये इंक्रीज हो गई है, यानी 10 से 11। और कितने साल के लिए बोला, 2 साल के लिए, तो 2 बार करेंगे ये। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 121। ये जो होती है हमारी इनिशियल होती है, जो स्टार्टिंग में पॉपुलेशन होगी इनिशियल शुरू में, और ये जो होती है फाइनल 2 साल के बाद आफ्टर 2 years। अब 121 की वैल्यू निकालनी है, 100 की वैल्यू दी है हमें 10,000। 121 की निकालेंगे तो ये जाएगा और ये जाएगा 12,100। अगर आप सक्सेसिव से करना चाहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि 10% का 2 बार सक्सेसिव कितना होता है, तो 10% का 2 बार सक्सेसिव होता है 21%, यानी 2 साल के लिए बोलेंगे तो। अगर 20% का बोलेंगे तो वो होता है 44%। ये छोटी छोटी वैल्यू याद होगी तो जल्दी आंसर आएगा। जैसे अगर आपको ये पता होता तो आपको पता है 10,000 100 की वैल्यू दी है और आपको पता है कि 21% बढ़ जाएगी, यानी 121 हो जाएगी, तो आप डायरेक्ट ये लिखते और आंसर आ जाता आपका 12,100। या फिर आप एक काम और कर सकते थे इसमें, क्योंकि यहाँ पे 2 बार 11 आ रहा है तो यहाँ पे आप 11 का मल्टीपल देख सकते थे, लेकिन 11 का मल्टीपल 2 है यहाँ पे, या 121 का मल्टीपल देख सकते थे, तो ये तो नहीं होगा। ये भी है लेकिन इससे छोटा है ये, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये 121 ये हो जाएगा। तो ऐसे होगा ये क्वेश्चन। तो ये हो गए हमारे परसेंटेज के क्वेश्चन ख़त्म। और अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति बेसिक से करेंगे, और जिस लेवल तक के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में वहाँ तक करेंगे। तो थैंक यू, और शेयर और सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू।